कहानी पूरा अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कबीर बेटा, ये जो औरतें होती हैं ना, सच में बड़ी बेवफा और धोखेबाज होती हैं। बड़ा से बड़ा नुकसान करा लो, पर इनकी बात का कभी भरोसा मत करना। चाचा वसाए ने बिरयानी के पैकेट से मुर्गे की अधूरी टांग निकालते हुए अपनी राय कबीर को समझाने लगे। कबीर ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और जिस काम में वो नहर के टूटे हुए किनारे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, उसे एक तरफ रखते हुए माथे का पसीना पोंछा और पास के पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। उसने पानी की बोतल उठाई और चाचा से बोला, चाचा, जैसे सभी मर्द एक जैसे नहीं होते, वैसे ही सारी औरतें भी एक जैसी नहीं होती। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती थी और वो सब बहुत अच्छी थी, रिश्तों को समझने वाली। चाचा वसाए हंसते हुए बोले, तुझे नहीं पता इन औरतों के छल का, दिखाती कुछ है और करती कुछ और। ओ कबीर बेटा, औरत की फितरत में वफा है ही नहीं। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, उम्र गुजारी है। अच्छा खासा आदमी भी इनके धोखे में आ जाता है। इनके आंसू हमेशा तैयार रहते हैं। कबीर ने हंसते हुए कहा, तो चाचा, तूने शादी इसलिए नहीं की? हालांकि तेरे जैसे जवान और सजीले बंदे का तो पूरा गांव में कोई मुकाबला नहीं था। कबीर जानता था कि अगर उसने बात नहीं घुमाई तो चाचा विसाया सारी औरतों को बेवफा साबित करके ही मानेंगे। चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, ये औरतें बड़ी धोखेबाज होती हैं। तभी कबीर की नजर सामने से आती सफीना पर पड़ी। उसकी आंखों में जैसे चमक आ गई। सफीना गहरे भूरे रंग की आंखों वाली, गेहुए रंग की सादगी में लिपटी थी। वो पास आई और बोली, क्या देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा मुझे। उसकी बात सुनकर कबीर थोड़ा शर्मिंदा हो गया। क्या करूं, जब भी तुम्हें देखता हूं ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूं। तुम्हारी सादगी मुझे दुनिया से बेखबर कर देती है। कबीर उसकी तरफ एकटक देखता रहा और अपनी बात कहता चला गया। सफीना ने हंसते हुए कहा, यही तो नुकसान है तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाने का, अब बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। फिर उसने कहा, अरे अब बातें छोड़ो और खाना खाओ। जब भूखे होते हो तो अजीब अजीब बातें करते हो। उसने खाने की प्लेट कबीर की तरफ खिसकाई और कबीर मुस्कुराते हुए खाने में जुट गया। खाने के बाद कबीर छत पर लेटा था कि उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रिजवान का नाम देख उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। ओ कमीन, कहाँ मर गया था तू? कबीर ने हंसते हुए पूछा। 2.5 साल से तेरा नंबर बंद था और अब अचानक फोन कर रहा है। रिजवान ने जवाब दिया, सारे शिकवे दूर करने आ रहा हूँ। कल रात का खाना तेरे साथ खाऊंगा। बकरे की तैयारी कर लेना। चल ठीक है, कल मिलते हैं। रिजवान ने विदाई का अंदाज अपनाया तो कबीर ने भी कहा, मैं इंतजार करूंगा। दोस्ती का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, हर रिश्ते से अहम, हर ताल्लुक से ज्यादा खास और हर बंधन से मजबूत। अगले दिन रिजवान कबीर के पास मौजूद था, उसी दोस्त के साथ जिसने उसके साथ यूनिवर्सिटी के 4 साल गुजारे थे। दोनों ने जिंदगी के कई खुशी और गम के पल एक साथ देखे थे। जब खुशियां आईं तो साथ हंसे और जब उदासी ने घेर लिया तो एक साथ उदास हो गए। दोनों ने जिंदगी का सफर एक साथ तय किया था और दोस्ती का रिश्ता ऐसा ही होता है जो दुख सुख को साझा कर देता है, एक दूसरे का दर्द महसूस करने पर मजबूर कर देता है और दिलों को एक दूसरे की मोहब्बत से भर देता है। दोस्ती दुनिया का वह इकलौता रिश्ता है जो ताल्लुक को बोझ नहीं बनने देता बल्कि एक ऐसा मजबूत सहारा बन जाता है जिस पर हर मुश्किल और हर रुकावट पलक झपकते ही पार की जा सकती है। रात के खाने के बाद दोनों हवेली की छत पर चारपाइयां बिछाकर आराम से लेटे हुए थे, यूनिवर्सिटी की यादों को ताज़ा कर रहे थे। उनके पास की चारपाई पर चाचा वसाए बेहोश सा पड़ा था। उनकी ऊंची ऊंची हंसी से कभी कभी चाचा की नींद टूट जाती, वह कुछ बड़बड़ाता और फिर करवट बदलकर सो जाता। यार कबीर, एक बात तो है, शहर की लड़कियां तेरे देहाती चेहरे पर मर मिटती थी। तेरी ये घनी मूंछें और शलवार कमीज के नीचे पेशावरी चप्पल ने बेचाइयों को चारों खाने चित्त कर रखा था। रिजवान ने मजाकिया लहजे में कहा तो कबीर शर्मा गया। रिजवान फिर हंसा, यार तू अभी भी वैसा का वैसा ही है, शर्मीला, जरा भी नहीं बदला। अब तो लड़कियां भी अगर एक बॉयफ्रेंड से संतुष्ट न हो तो दूसरा ढूंढ लेती हैं और तू अब भी वही गांव वाली झिझक में अटका हुआ है। कबीर ने झेंपते हुए कहा, यार मैं ऐसा ही हूं।
रिजवान हंसकर बोला, अच्छा ये बता, अब भी वही आते हैं या छोड़ दी? कबीर ने अफसोस के साथ सिर हिलाते हुए पूछा, ये बता, ये 2.5 साल कहाँ गायब रहा? रिजवान ने कहा, बस यार, दुनिया घूमने निकल गया था। पैसों की कभी कमी नहीं थी, बस मौजमस्ती करने गया था। अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया हूँ और सबसे पहले तुझसे संपर्क किया। कबीर हंसते हुए बोला, कमीने, मेरे अलावा और कौन तुझे पूछता है? फिर रिजवान ने पूछा, शादी का क्या प्लान है? इस पर कबीर के चेहरे पर एक खास मुस्कान आई और उसके मन में सफीना का चेहरा उभर आया। बस यूं समझ ले कि इंतजार की रात अब खत्म होने वाली है। उसने एक राहत भरी सांस छोड़ते हुए खुद को चारपाई पर ढीला छोड़ दिया और अपनी नजरें तारों से भरे आसमान पर जमा दी। मतलब तुम्हारी शादी होने वाली है? ज़िशान ने अविश्वास से उसकी तरफ देखते हुए तकिए का सहारा छोड़ दिया। हाँ, यही समझ, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। समझो क्या मतलब होने वाली है? वह कूदकर कबीर की चारपाई पर आ गया। अरे हाँ यार, अब क्या लिखकर दूं? कबीर ने तंग आकर कहा, तो ज़िशान ने उसकी गर्दन को बाहों के शिकंजे में जकड़कर रगड़ने लगा। अरे छोड़ यार, क्या कर रहा है? कबीर ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए विरोध किया। अच्छी खासी धिंगामुश्ती के बाद ज़िशान ने कबीर को छोड़ दिया। दो कसम से यार, बहुत लंबे समय बाद किसी करीबी दोस्त की शादी से आनंद लेने का मौका मिलेगा। मैं तो खूब एंजॉय करूंगा। वह वापस अपनी चारपाई पर बैठ गया। हाँ हाँ, कर लेना जी भर के एंजॉय, कबीर ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा और ज़िशान के खिलते चेहरे से उसकी अंदरूनी खुशी का अंदाजा करने लगा। वह कोई गैर जरूरी सा काम कर रही थी जब अचानक उसे कबीर का ख्याल आया। बेवजह उसका दिल चाहा कि वह एक नजर उसे देख आए। उसने ख्यालों ही ख्यालों में खुद को कबीर के सामने देखकर मुस्कुराई और दोपटा सिर पर जमाते हुए कबीर की हवेली की तरफ चल पड़ी। पिछली गली में ही तो घर था। उसे ऐसा लगा कि वह घर पर ही होगा, लेकिन उसके अंदाजे में चूक हो गई थी, क्योंकि जैसे ही वह दरवाजे से अंदर जाने लगी, बाहर निकलते किसी अजनबी से टकरा गई। टकराव इतना तीव्र था कि वह पूरे अस्तित्व से हिलकर रह गई। ओई अल्लाह जी! बेवजह सफीना ने अपना कंधा पकड़ लिया जो अजनबी के मजबूत कंधे से टकरा गया था। अजनबी ने उसे अपनी आकर्षक नजरों के घेरे में ले लिया। पहले तो वह थोड़ी चिढ़ गई, फिर गंभीरता में उसके तेवर बिगड़ गए, लेकिन फिर ख्याल आया कि वह कबीर के घर से निकल रहा था तो जरूर उसका जानने वाला ही कोई होगा। आपकी पहचान क्या है? वह खुद को सामान्य करने का प्रयास करती हुई उस अजनबी से पूछने लगी। उसके चेहरे पर असंतोष की लकीरें स्पष्ट देखी जा सकती थी। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सामने वाला व्यक्ति शायद बहुत ही ढीठ था। उसने छाती पर हाथ बांधते हुए संतोषपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। देखिए, आप जो भी हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि आप कबीर के मेहमान हैं, तो कृपया यह बता दीजिए कि कबीर से आपका क्या संबंध है। चूंकि कबीर पहले प्यार और फिर सगाई करके सारे अधिकार उसे दे चुका था, इसलिए वह कुछ भी पूछने का अधिकार रखती थी। आप बिना किसी झिझक के कबीर के घर में दाखिल हो रही थी और मैं उसका मेहमान हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि हम दोनों का किसी न किसी प्रकार से उससे गहरा संबंध है। तो क्यों न आप यह बताने की कृपा करें कि आप कबीर की क्या लगती हैं? उस व्यक्ति ने उसे तंग करने के पूरे इंतजाम कर रखे थे। सफीना के गुस्से में इस बार हैरानी भी थी। वह व्यक्ति बड़ा अजीब था, बिना किसी वजह के उसे परेशान कर रहा था। मैं कबीर की मंग, पता नहीं क्या सोचकर वह मंगेतर कहते कहते रुक गई। क्यों? मैं क्यों बताऊं आपको कि मैं कबीर की क्या लगती हूँ? क्या आप मेरे परिवार के कोई सदस्य हैं? वह दोनों हाथ कमर पर रखकर उसके सामने तनकर खड़ी हो गई। उसका यह अंदाज रिजवान को इतना भाया कि वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा और सफीना उसे शक की निगाहों से घूरती हुई उसके जवाब का इंतजार किए बिना वहां से लौट आई। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक विचित्र सी नादानी थी। उस एक लड़की के अस्तित्व में पूरी दुनिया थी। वह ऐसे उसके मन पर छाई हुई थी जैसे पहली रात का सन्नाटा पूरी रात हर जीवित प्राणी को अपने भयानक घेरे में समेटे रखता है। उसका ख्याल किसी भूत की तरह उसके दिमाग से चिपक गया था और वह उसे सोचने लगा। उसका बेबाक अंदाज रिजवान को भुलाए नहीं भूलता था। वह सफीना के ख्याल में बड़बड़ाया, क्या लड़की थी वह? जो भी थी, कमाल थी।
बेमिसाल थी, शानदार थी, लेकिन वह थी कौन? उसकी सोच का घोड़ा इस सवाल पर आकर रुक गया था। तभी वसाए घर में दाखिल हुआ। हाँ भई, शहरी बाबू, किस सोच में खोए हुए हो? चाचा वसाए ने उससे पूछा। वह खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार आंगन के एक कोने में रखने जा रहा था। अरे चाचा, आपकी उम्र बड़ी लंबी है, मैं तो आपको ही याद कर रहा था। रिजवान उसे देखते ही खुश हो गया। ओ बेटे, इतनी लंबी उम्र का मैं क्या करूंगा भला? अगर तेरी चाची साथ होती तो कुछ और बात होती। उसके अपने दर्द थे और बुढ़ापे का दर्द बाकी सब पर हावी था। अरे चाचा, अब कौन सा तुम बूढ़े हो गए हो? मूड बनाओ, चाची भी ढूंढ कर लाएंगे तुम्हारे लिए, रिजवान ने उसे छेड़ते हुए कहा। अरे मजाक मत कर बेटे, ये बात तो तू भी अच्छे से जानता है कि अब तेरे चाचा में वो पहली वाली बात नहीं रही। बाकी सब दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं, वसाए ने अफसोस भरे लहजे में कहा तो रिजवान हंस पड़ा। कैसी निराशाजनक बातें करते हो चाचा? आदमी का दिल जवान हो तो शारीरिक बुढ़ापा कोई मायने नहीं रखता। उसकी दिलचस्प बातों में रिजवान अपनी महत्वपूर्ण बात भूल गया था। ओ ये सब किताबों की बातें हैं। अपनी मौजमस्ती ना छोड़ने का बहाना बनाया हुआ है इन अमीरों ने, वरना बुढ़ापे से बड़ी हकीकत और सीख दुनिया में कुछ नहीं है। चाचा वसाए ने माथे का पसीना साफ करते हुए उसके पास बैठते हुए कहा और अपनी बात को आगे बढ़ाया। मेरी एक बात याद रखना रिजवान बेटे, हर उम्र का एक समय होता है। जवानी में बचपन और बुढ़ापे में जवानी के धोखे में रहना बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं। उसके समझाने वाले अंदाज पर रिजवान ने उसे तारीफ भरी नजरों से देखा। वह पढ़ा लिखा नहीं था, मगर बातें विद्वानों जैसी करता था। सही कहा है किसी ने, ज्ञान डिग्रियों का मोहताज नहीं होता। कुछ लोग पीएचडी करने के बाद भी मूर्ख ही रहते हैं और कुछ चाचा वसाए की तरह होते हैं कि अगर कुछ देर उनके पास बैठ जाओ तो लगता है कि उन्होंने दुनिया जहान का ज्ञान घोल कर पी रखा है। यह बताओ, कितने दिन यहाँ रहोगे? चाचा वसाए ने विषय बदलते हुए पूछा। क्यों चाचा, क्या आप मुझसे तंग आ गए? रिजवान ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं बेटे, हम गांव के सादे लोग हैं। मेहमानों की मेहमानवाजी से मुंह मोड़ना हमारे लिए ऐसा है जैसे घर आई हुई बरकत को ठुकरा देना। चाचा, अब जब आया हूं तो कुछ दिन रहूंगा। वैसे भी मैं और कबीर बहुत दिनों बाद मिले हैं। मैं अगर जाना भी चाहूं तो कबीर मुझे इतनी जल्दी नहीं जाने देगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम दोनों की यारी मैंने देखी है, बहुत प्रेम है तुम दोनों में। और कबीर को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, वह यारी निभाने वाला और दिलेर लड़का है। चाचा वसाए ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा, जैसे कबीर वास्तव में उसका बेटा हो। कुछ रिश्ते वैसे भी दुनिया के सामान्य नियमों से परे होते हैं। उन्हें समझने के लिए बुद्धि की नहीं, भावनाओं की आवश्यकता होती है, जो हर किसी के पास नहीं होती। अजीब अजनबी था, जो खुद को परिचित सा साबित करने पर तुला हुआ था। रिजवान से हुई टक्कर वाला क्षण सफीना के मन में चिपक कर रह गया था। वह उस दृश्य की पकड़ से खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल उसे याद करने में मजा महसूस करता। वह बार बार खुद को याद दिलाती कि वह सिर्फ और सिर्फ कबीर की है। उस पर अगर किसी का हक है तो वह कबीर का है। इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी कि अचानक मुख्य दरवाजा जोर से खुला और कबीर जोश में अंदर आया। मेरे साथ आओ सफीना, मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूँ जो तुम्हारे जैसे मेरे दिल के बहुत करीब है। कबीर उसकी कलाई पकड़कर लगभग खींचता हुआ उसे ले जाने लगा। सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो कबीर। वह कबीर की मजबूत पकड़ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश में बेबस हो रही थी। बेप्सी के एहसास से उसकी आंखें नम हो गईं। वह उसे बताना चाहती थी कि जिससे वह मिलवाना चाहता है उससे वह पहले ही मिल चुकी है और अब दोबारा नहीं मिलना चाहती। कुछ लोगों से एक बार मिलना ही काफी होता है। बार बार मिलने से वे अपने जाल में इस तरह जकड़ लेते हैं कि न चाहते हुए भी व्यक्ति उनकी व्यक्तित्व के घेरे में आ जाता है। रिजवान भी उन्हीं लोगों में से एक था। अंत में वही हुआ जिसका उसे डर था। कबीर ने उसे उसके सामने ला खड़ा किया जिससे वह भाग रही थी। जानते हो रिजवान, यह कौन है? कबीर के चेहरे पर जोश देखा जा सकता था। अरे आप! रिजवान के मुंह से निकल गया। उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य साफ दिख रहा था।
आप दोनों पहले मिल चुके हैं? कबीर ने खुशी से दोनों को बारी बारी देखा। जी जी, हम मिल चुके हैं। आज सुबह मैं आपके बारे में ही पूछताछ कर रही थी। घबराहट में वह यह भी भूल गई कि कबीर के साथ उसका हमेशा तुम से संबोधन रहा है। वाह भई, ये तो और भी अच्छी बात है, कबीर ने खुशी से कहा। मगर उसका अगला वाक्य रिजवान पर बिजली बनकर गिरा। यानी तुम अपनी भाभी से मिल चुके हो? कबीर ने सहजता में कहा, लेकिन उसे जरा सा भी एहसास नहीं था कि रिजवान के चेहरे की रंगत अचानक बदल गई और फिर अंधेरा छा गया। यह तुम्हारी मंगेतर है, उसके हलक से मुश्किल से शब्द निकले। क्यों, तुम्हें कोई शक है? कबीर ने मजाक में पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वह घबरा गया। जिनके दिल में चोर होता है वे ऐसे ही घबराते हैं, और रिजवान का घबराना इसी बात का प्रमाण था कि उसके दिल में चोर है। कबीर उसकी घबराहट भांप गया। अरे यार, घबरा क्यों रहे हो? मैं इसे भगाकर नहीं लाया, यह सच में मेरी मंगेतर है। उसने मुस्कुराकर सफीना को अपने पास खींचा तो सफीना ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली, जबकि रिजवान के स्तब्ध शरीर पर और भी अधिक जड़ता छा गई। जिंदगी ने उसे अजीब दोराहे पर ला खड़ा किया था। एक तरफ दोस्त और दूसरी तरफ दिल। वह करे तो क्या करे? जितना वह सोचता जा रहा था उसका दिमाग उतना ही उलझता जा रहा था। कबीर उसे भाई की तरह प्रिय था, और रही बात दिल की, तो दिल कब रिश्तों की परवाह करता है, कब संबंधितों का ख्याल रखता है? उसे तो हर हाल में वही चीज चाहिए होती है जिसकी उसे तलब होती है। रिजवान के दिल ने भी ऐसी ही चीज की तमन्ना की थी जो उसके अधिकार में नहीं थी, बल्कि उसकी तमन्ना करना भी उसे शोभा नहीं देता था। यह रिश्तों में सरासर बेईमानी होती। क्या वह बेईमानी का अपराधी होगा या यार को धोखा देने वाला साबित होगा? यह सोचकर ही उसे अपने अस्तित्व से नफरत होने लगी। नहीं, मैं दोस्त की पीठ पीछे वार करने वालों में अपना नाम दर्ज नहीं होने दूंगा, उसने अपने आप को मजबूत करते हुए खुद से कहा, और दूर आकाश में कहीं कुदरत उसके मजबूत इरादे पर मुस्कुरा रही थी। आज दोपहर जब वह उसे खाना देने आई तो बहुत चुपचाप और खोई हुई थी। कबीर ने उसकी चुप्पी को तुरंत भांप लिया। क्या बात है सफीना, तुम इतनी चुपचाप और खोई खोई सी क्यों हो? उसने गिलास से पानी पीते हुए गहरी नजर से देखा। वह जैसे अचानक ख्यालों से जागी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसने साफ झूठ बोला, जो कबीर की मोहब्बत को समझने में आई। कोई बात तो जरूर है, नहीं तो तुम इतनी उदास और खामोश पहले कभी नहीं लगती थी। कबीर ने खाने से हाथ खींच लिया। वह खुद भी चिंता में दिखने लगा। उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। मैं भला क्यों उदास होने लगी? वह फीकी मुस्कान के साथ बोली और बात को मजाक में लेने की कोशिश की। उदास तो वे होते हैं जिन्हें उनकी मोहब्बत नहीं मिली हो। मेरा महबूब तो मेरी आंखों के सामने है, मुझे क्या परेशानी हो सकती है भला? कबीर को उसकी बात से कितना संतोष हुआ यह तो पता नहीं चला, लेकिन वह उसे गहरी नजर से देखते हुए चुप हो गया। हालांकि वह खुद यह सोचकर परेशान हो गई कि उसकी अंदरूनी बेचैनी उसके चेहरे से भी झलक रही थी। भावनाओं को खुद तक सीमित रखना ही असली संयम होता है। उसे एहसास था कि वह संयम बनाए रखने में नाकाम रही थी। ओ चाचा, एक बात तो बताओ। जब वसाए और कबीर मशीन से पशुओं के लिए चारा काट रहे थे तो वसाए ने कहा। कबीर को यकीन था कि चाचा जरूर कोई ऐसी ही बात करेगा जिसका संजीदगी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यह तुम्हारा यार तो पक्का ही हो गया है गांव आकर, इसके जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है? उसने कुछ इस अंदाज में पूछा कि कबीर हंस पड़ा। ओ चाचा, वह हमारा यार है, बहुत ही पक्का दोस्त है। वह चाहे तो यहाँ सारी जिंदगी रह सकता है। उसने रिजवान के बारे में खुले दिल का प्रदर्शन किया। वह चाचा वसाए को अंदर तक हिला गया। वसाए बहुत समझदार आदमी था, जानता था कि जहां बहुत भरोसा हो वहीं गहरी चोट छिपी होती है। भरोसे के साथ कहीं न कहीं अविश्वास पनपता रहता है। हद से ज्यादा भरोसा ही इंसान की बर्बादी का कारण बनता है। कबीर उसका बेटा नहीं था, मगर उसने उसे बेटों की तरह ही पाला था। उसकी बचपन की किलकारियां आज भी उसके दिल में ताजा थी। वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कबीर को किसी तरह का दुहक पहुंचे? उसका अवचेतन मन किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। उसे ख्यालों में खोया देखकर कबीर ने पूछा, क्या हो गया चाचा?
कहाँ खोए हुए हो? कोई पुरानी याद आ गई क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही। वसाए ने अतिशय लज्जा से बात अधूरी छोड़ दी। जरूरी नहीं कि कोई इंसान कहीं खोया हुआ हो, तो वह सिर्फ अतीत में ही भटक रहा हो सकता है कि उसकी उलझन भविष्य से संबंधित हो। आने वाला समय भी कई बार परेशान कर देता है। वसाए एकदम गंभीर हो गया और यह उसकी सामान्य स्थिति के खिलाफ था कि वह इस तरह की विचारशीलता अपनाए। कबीर के साथ बड़ी अजीब स्थिति थी। उससे जुड़े लोग एक एक करके संजीदगी की चादर ओढ़ रहे थे। सफीना, वसाए और रिजवान तीनों ही अचानक किसी और दुनिया के बासी से लग रहे थे। ऐसी दुनिया जहां मुस्कानें अपनी मौत आप मर जाती हैं, खुशियां दम तोड़ देती हैं और हंसते खेलते इंसान भी गहरी उदासी ओढ़ लेते हैं। पहले सफीना की मधुर हंसी थमी, फिर रिजवान के अंदर का हंसता मुस्कुराता इंसान कहीं खो गया और अब चाचा वसाए, जो हमेशा माहौल को रंग-बिरंगी हंसी से भर देता था, बदला सा लग रहा था। मेरे आसपास रहने वालों की जिंदगियों में इतने बदलाव आ गए और मुझे खबर तक नहीं हुई, कबीर ने मशीन चलाते हुए सोचा। वह कबीर का पता करने आई थी, लेकिन नहीं, वह तो रिजवान से मिलने आई थी। उसके दिल ने मजबूर किया था कि वह अपने और कबीर के रिश्ते में बेईमानी करे, बेवफाई करे और रिजवान से तब मिले जब कबीर घर पर न हो। यह दिल भी हमसे कैसे कैसे संगीन जुर्म करवाता है, ऐसे कि जिनकी सजा देना दुनिया की किसी अदालत के बस की बात नहीं। मुझे पता था तुम जरूर आओगी, रिजवान ने इतने मजबूत लहजे में कहा कि सफीना हैरान रह गई और बस उसके चेहरे को देखने लगी। माँ, मैं कबीर से मिलने आई थी, उसने हिम्मत करते हुए कह तो दिया, लेकिन अपने शब्दों की खोखलीपन को खुद महसूस कर लिया। रिजवान कैसे न जान पाता कि वह सिर्फ अपने आप को धोखा दे रही है, वरना उसका दिल अब उसके अपने नियंत्रण में नहीं रहा था। रिजवान ने आगे बढ़कर सफीना का हाथ पकड़ लिया। वह जैसे सपने से जागी। उसने चौंक कर रिजवान को देखा और हाथ छुड़ाने की कमजोर सी कोशिश की, फिर बेबस होकर उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और फिर सिसक कर रो पड़ी। अब ये आंसू पश्चाताप के थे या मजबूरी के, बेपसी के थे या दिल के हार जाने के, यह सफीना समझ नहीं सकी। फिर उसकी बेदम कानों के पास रिजवान की सरगोशी उभरी। मैं जानता हूँ सफीना, जो कुछ हो रहा है वह अनजाने में हो रहा है और अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या करें? हम दोनों ही अपनी जगह मजबूर और बेबस हैं। दोनों ने नए रास्तों का चुनाव तो कर लिया था, मगर मंजिल का तय नहीं कर सके थे। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि इस रिश्ते को आगे किस मोड़ पर ले जाएंगे, इस नए रिश्ते को कौन सा मोड़ दे और उनकी ये मोहब्बत सार्थक साबित होगी भी या नहीं। लोग हमें अच्छा नहीं समझेंगे, उसकी बिखरी हुई आवाज रिजवान के कानों तक पहुंची। मैं जानता हूं, रिजवान ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। हम बुरे अलकाबों से नवाजे जाएंगे, हम पर लानत बरसाई जाएगी, तुम्हें बेवफाई के ताने मिलेंगे और मुझे यार मार कहेंगे, लेकिन रिजवान ने रुककर सफीना का चेहरा गौर से देखा। वह भी उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देख रही थी। लेकिन क्या? बेख्याली में उसके होंठ कांपे। लेकिन हमें लोगों की परवाह नहीं करनी, दुनिया की तरफ नहीं देखना। हमने अपनी राह खुद चुनी है, जिस पर हमें मजबूती से चलना है। समझ रही हो ना मेरी बात? रिजवान के पूछने पर उसने सहमति में सिर हिला दिया। कबीर का क्या होगा? सफीना ने पूछा। पता नहीं क्यों, कबीर के नाम पर उसकी जुबान लड़खड़ा गई थी। वह या तो मर जाएगा या फिर किसी का हाथ थाम लेगा। सफीना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया गया हो। कुछ भी हो, कबीर उसका प्रेमी रहा था और उससे उसका गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके रिश्ते में ऐसा मोड़ भी आएगा जब उसे कबीर के ऊपर किसी और को तरजीह देनी पड़ेगी। वह कबीर से बेवफाई करेगी, किसी और के प्रेम का दम भरेगी, उसे छोड़कर किसी और के सपने देखेगी। यह सब उसने कब सोचा था? लेकिन क्या किया जाए, समय भी अजीब आईना है। यह हमारे ही चेहरों को ऐसे ढंग से दिखाता है जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है। आज तीसरा दिन था और कबीर ने सफीना की एक झलक भी नहीं देखी थी। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि सफीना ने उससे इतनी बेरुखी की थी। उसने कुछ दिनों से देखा था कि उसके तेवर कुछ बदल गए थे। पहले वह उसे देखकर नजरें चुराने लगी थी, बचने लगी थी। पहले वह दिन में कई बार मिलने आती थी,
हर रोज मिलने की कोई ना कोई वजह होती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह उससे इतनी अजनबी बन गई थी? बहुत सोचने के बाद भी उसे कोई ऐसी वजह समझ में नहीं आई जो उनके रिश्ते में रुकावट बन रही हो। लेकिन शायद वह यह नहीं जानता था कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें टूटने के लिए किसी खास कारण की जरूरत नहीं होती। वह तो किसी के जरा से ध्यान की कमी से ही बिखर जाते हैं, जैसे पानी चूने को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने मुझसे बिना मिले 3 दिन बिताए? कबीर ने बेचैनी से बरामदे में टहलते हुए खुद से कहा। रिजवान शायद कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। उसे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए थे कि अब वह खुद को अजनबी महसूस नहीं करता था। जब उसने सफीना को पहली बार देखा था, तब से यहाँ की फिजाएं उसे अपनी अपनी सी लगने लगी थी। क्या बात है जिगर, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? रिजवान ने मोबाइल पर नजरें जमाए हुए व्यस्त अंदाज में कहा। यार, मेरी गैरमौजूदगी में सफीना तो नहीं आई थी? कबीर ने उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए खोए खोए अंदाज में पूछा। रिजवान के चेहरे पर एक रंग आया और फिर तुरंत चला गया, लेकिन उसने खुद को जल्दी से संभाल लिया। नहीं, नहीं तो वह भला तुम्हारी गैरमौजूदगी में क्यों आएगी? झूठ उसके चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ था, जिसे कबीर जैसा सादा दिल नहीं पढ़ सकता था। और वैसे भी गांव के लोग दिलों के बादशाह होते हैं, चेहरे पढ़ना उन्हें कहाँ आता है। रिजवान कुछ देर तक खड़ा उसके चेहरे के तासीर का गहराई से अध्ययन करता रहा, फिर सिर हिलाकर धड़कते दिल को संभालता हुआ वहां से चला गया। अभी उसे गए थोड़ी ही देर हुई थी कि सफीना तेजी से मुख्य द्वार से अंदर आ रही थी और बरामदे में कबीर को बेचैन खड़ा देखकर रिजवान का नाम उसके होंठ पर ही रह गया। वह जो इस गलतफहमी में आई थी कि कबीर घर पर नहीं होगा, जल्दी से पलटने लगी कि कबीर की नजर उस पर पड़ी। सफीना, सफीना, मेरी बात सुनो, मरता क्या न करता। उसे रुकना पड़ा। कबीर लगभग दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़ा। क्या बात है सफीना, इतने दिनों से कहाँ गायब हो? मुझे देखते ही वापस क्यों जाने लगी? उसकी आंखों में संदेह की लहर सी उठी थी। कुछ नहीं, क्या होना है? वह नजरें चुराते हुए बोली। बस घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ। उसके शब्द उसकी जुबान का साथ नहीं दे रहे थे। कबीर ने उसका नजरें चुराना और जुबान का लड़खड़ाना महसूस कर लिया। ऐसा क्या हो गया है सफीना कि तुम्हें मुझसे नजरें चुरानी पड़ रही हैं? तुम कुछ दिनों से मुझे बदली सी लग रही हो, मुझसे दामन बचा रही हो। कबीर के लहजे में एक अनजाना सा दर्द था जो कोई संवेदनशील दिल ही महसूस कर सकता था। और उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वह बेसुध थी। वह कैसे उस दर्द को महसूस कर सकती थी? बताओ, तुम मुझसे इतनी खिंची खिंची क्यों रहने लगी हो? जब काफी देर बाद भी सफीना के मुंह से एक शब्द नहीं निकला तो कबीर ने उसे बाह से पकड़कर लगभग हिला डाला। ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है कबीर, जैसा तुम समझ रहे हो। इस बार सफीना ऊबते हुए बोली। माँ को मेरा ज्यादा देर घर से बाहर रहना पसंद नहीं, उसने बहाना बनाया। पहले तो कभी आपत्ति नहीं की थी, और वैसे भी तुम सिर्फ मेरे घर तक आती हो, फिर उन्हें क्यों आपत्ति है? उसकी नजरें अब भी सफीना के चेहरे पर जमी थी। कबीर से आंखें मिलाना सफीना के लिए मुश्किल हो रहा था। वैसे भी वह झूठ बोल बोल कर तंग आ गई थी। कुछ सवालों ने भी उसे गुस्सा दिला दिया और उसने अचानक भड़कते हुए कहा, बस है माँ को आपत्ति, और तुम मुझसे पुलिस वालों की तरह पूछताछ क्यों कर रहे हो? अपने दिमाग में यह बात अच्छी तरह बिठा लो कि मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। मैं अभी तक अपने माता पिता के घर रहती हूँ। मुझ पर मालिकाना हक का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वह गुस्से की तीव्रता में लाल पीली हो रही थी और कबीर आश्चर्य से आंखें फाड़े उसका यह नया रूप देख रहा था। वह पलक झपकते ही मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई। कबीर झूलते दरवाजे को देखता रह गया जो पल भर में बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह खाली हो गया था। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली उसके ऊपर गिर पड़ी हो। ठुकराए जाने का एहसास कितना दिल तोड़ने वाला होता है, इसका अंदाजा उसे आज हो रहा था। क्या हो गया है सफीना को? वह ऐसी तो नहीं थी, उसने खुद से सोचा। जब सगीर साथी आपसे ऊब जाए तो सभ्यता का परिचय देते हुए अपनी राह अलग कर लेनी चाहिए। उसकी कमियां सफीना को परेशान कर रही थी। इसका मतलब यही था कि वह अब उससे अपने रास्ते अलग करना चाहती थी।
वह चारपाई पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया। एकदम से उसे इतनी थकान महसूस हुई जैसे उसकी पूरी जिंदगी दुर्गम रास्तों पर सफर करते हुए बीती हो। वह अचानक खुद को बूढ़ा महसूस करने लगा। उसके हड्डियां एकदम से शिथिल हो गईं। फिर अगले दिन सारी स्थिति उसे स्पष्ट हो गई। यह रात उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। इस एक रात में उसने कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। उसने सफीना के कटु व्यवहार को भुलाने की कोशिश की, बहते आंसुओं पर काबू रखा, पुराने दिनों की मोहब्बत में सच्चाई का मापदंड तय किया और अपनी कमियों और गलतियों पर गौर किया। अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उनके रिश्ते के टूटने में उसका जरा सा भी कसूर नहीं था, वरना उसका ज़मीर उसे झंझोड़ता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका ज़मीर शांत था और दिल सुकून में था। वह यह भी मानने को तैयार नहीं था कि उसका चुनाव गलत था। सफीना दुनिया की पहली और शायद आखिरी लड़की थी जिसे उसने अपने लिए चुना था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे अपने चुनाव पर फिर से सोचने की जरूरत पड़ गई। जैसी पिछली रात उसके लिए कष्टदायक थी, वैसे ही सुबह भी उसके लिए कड़वी साबित हुई। वह थोड़ा सोता जागता अपने दुख की गहराइयों पर काबू पाता हुआ उठा और हमेशा की तरह रिजवान के कमरे में गया। जब से रिजवान आया था, कबीर सबसे पहले सुबह उसके कमरे में जाता और उसे उठाने के बाद नाश्ते के लिए किचन का रुख करता। लेकिन आज न केवल आदत बल्कि दोस्ती और मोहब्बत की यह परंपरा भी बदलने वाली थी। रिजवान कमरे में नहीं था। उसका खाली कमरा देखकर पहले तो कबीर ने सोचा शायद वह वॉशरूम में हो। उसने बाहर आंगन में देखा। सामने ही वॉशरूम था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। फिर उसकी नजर अचानक उस जगह पड़ी जहां रिजवान का बैग और सामान रखा होता था। वहां कुछ भी नहीं था। खाली जगह उसे ताने मार रही थी। यही वह पल था जब सफीना के माता पिता रोते पीटते हवेली में दाखिल हुए। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सफीना हमारे मुंह पर कालिख लगाकर उस शहराती लड़के के साथ भाग गई। एक कबीर पुत्र, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हम जीते जी मर गए। अब हम गांव में कैसे सिर उठाकर जिएंगे। दोनों पति पत्नी लगातार दुखभरी बातें कर रहे थे और अपने सर पीट रहे थे। और वह जैसे उस माहौल से बेगाना था, जैसे ये आवाजें उसके अवचेतन में गूंज रही थी। हर शब्द उसकी सुन्न सुनवाई पर पत्थर की तरह पड़ा। हर शब्द उसके बेजान कानों में थोड़ी सी हलचल ले आता। कभी कभी अपने आसपास से पूरी तरह अनजान रहना भी किसी बहुत बड़े इनाम से कम नहीं होता, लेकिन यहाँ कबीर चाहकर भी अपने आसपास से अनजान नहीं रह सकता था। उसके आसपास उसके अपने थे। कौन अधिक तकलीफ में था? वे माता पिता जिन्होंने 24 साल बेटी को सीने से लगाकर रखा और किसी अजनबी की 2 दिन की तवज्जो ने 24 साल की ममता और मोहब्बत को भुला दिया, या फिर वह जिसे वह एक अरसे तक अपना सब कुछ मानती आई थी। अपने सपने, भावनाएं, एहसास, यहाँ तक कि अपना वजूद तक उसे सौंप रखा था और बड़े गर्व से उसका इकरार भी करती थी। कबीर, मेरा दिल ही नहीं बल्कि मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरे पास तुम्हारी अमानत है। जब चाहो मुझसे अपनी यह अमानत ले लेना। और वह हल्का सा मुस्कुरा देता। मूलतः पूर्वी लड़के पूर्वी प्रेम के कायल और परंपराओं के पालन करने वाले होते हैं। अचानक हुए शोर से चाचा वसाए भी जाग गया और जब पूरी स्थिति का पता चला तो वह बेदम सा होकर चारपाई पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। कबीर पुत्र, मैंने तुझसे कहा था, उस लड़के के इरादे सही नहीं है। वह किसी और ही मिशन पर था। तेरी यारी की तरफ से उसने आंखें फेर रखी थी। मैंने तुझे समझाया भी था कि उसे एक हद में रख, लेकिन तुझे तो अपने यार पर पूरा भरोसा था, बड़ा यकीन था उस पर। मुझसे पूछे बिना गायब हो गया। तुझसे तेरी महबूबा औंधी उड़ा ले गया। चाचा वसाए और भी बहुत कुछ कह रहा था, जो सुनना अब उसके लिए गैर जरूरी हो चुका था। अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या कह रहा है। हर लहजा उसके लिए अजनबी, हर रिश्ता बेकार और बेमानी हो गया था। वह थके हुए शरीर और भारी कदमों के साथ हवेली के मुख्य दरवाजे को पार कर गया।